अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि तभी मू बेंग्यू ने देखा कि यूनचे कुछ बोल नहीं रहा, तो उसने पूछा कि क्या उसका कोई और प्लान है। यूनचे हड़बड़ा गया और बोला कि नहीं, वो बस तैयारी के बारे में सोच रहा था। मू शियाओलान ने अपनी नाक चढ़ाई और बोली, किसको तुम्हारे जैसे मुसीबत खड़ी करने वाले के साथ रहना है। उसने यूनचे को वार्निंग दी कि इन 7 दिनों में उसे तंग न करे, वरना वो उसका ख्याल नहीं रखेगी। यूनचे ने भी मन में सोचा, मुझे कब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी, उल्टा तुम ही मेरे काम में टांग अड़ाती हो। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मू शियाओलान ने अपनी मास्टर से वो सवाल पूछा जो पूरे सेक्ट के दिमाग में चल रहा था। उसने पूछा, मास्टर, आपको क्या लगता है सेक्ट मास्टर अपना डायरेक्ट डिसाइपल किसे चुनेंगी, सीनियर ब्रदर हानी को या सीनियर सिस्टर फेशुए को? अब आगे ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि रियल्म किंग का डायरेक्ट डिसाइपल बनने की औकात सिर्फ इन दोनों में ही थी। मू बेंग्यून ने जवाब दिया कि फैसला 7 दिन बाद होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि 60% चांस हानी का है और 40% फेशुए का। यूनचे को यह बात हजम नहीं हुई। उसने पूछा, ऐसा क्यों? मू शियाओलान ने तो कहा था कि मू फेशुए छोटी है और उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, तो टैलेंट के हिसाब से तो उसे जीतना चाहिए। मू बेंग्यून ने समझाया कि फेशुए के पास जन्म से ही आइस फिनिक्स ब्लड लाइन है, इसलिए उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है। अगर वो एडवांटेज हटा दिया जाए तो हानि उससे कमजोर नहीं है, और डायरेक्ट डिसाइपल बनने के बाद वैसे भी आइस फिनिक्स ओरिजिन ब्लड मिलता है, तो ब्लड लाइन का फर्क खत्म हो जाता है। रियल्म किंग के लिए सबसे जरूरी है टैलेंट और आइस लॉस की समझ। यूनचे ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, और दूसरा कारण यह होगा कि ज्यादा लोग चाहते हैं कि मू हाने ही जीते, है ना? मू शियाओलान ने यूनचे को घूर कर देखा कि वो बड़ों के बीच में बोल रहा है, लेकिन मू बेंग्यून ने सहमति जताई। हाने का नेचर बहुत शांत और एलिगेंट है, वो सबकी इज्जत करता है और मुसीबत में मदद करता है। उसकी इज्जत सेक्ट के बाहर भी है। वहीं दूसरी तरफ फेशुए हद से ज्यादा ठंडी और घमंडी है। वो कभी अपने डिवाइन हॉल से बाहर नहीं निकलती और किसी से मतलब नहीं रखती, इसलिए हाने को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यूनचे के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जैसे उसे पहले से पता था कि ये नाइस गाय वाला ड्रामा हर जगह होता है। इसके बाद मू बेंग्यून ने एक बहुत जरूरी बात बताई। हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के खुलने की वजह से इस साल एमोरस फ्रोस्ट ड्यू समय से पहले दिया जा रहा है। अगले 3 दिनों के अंदर डिवाइन हॉल का कोई डिसाइपल इसे देने आएगा। मू बेंग्यून खुद कुछ दिनों के लिए सेक्लूजन में जा रही थी, इसलिए उसने दोनों को वार्निंग दी कि वो इस मौके को मिस न करें। जैसे ही एमोरस फ्रोस्ट ड्यू का नाम आया, मू शियाओलान की खुशी का ठिकाना नहीं था। यूनचे ने पूछा कि ये क्या बला है, तो शियाओलान ने उसे ऐसे समझाया जैसे वो किसी अनपढ़ को ज्ञान दे रही हो। उसने बताया कि एमोरस फ्रोस्ट ड्यू एक बहुत ही कीमती स्पिरिट लिक्विड है जो एमोरस ग्रास से निकलता है। चाहे कितनी भी ठंड हो, ये जमता नहीं है। इसे पीने से प्रोफाउंड वेन्स को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अगले 3 दिनों तक ये बॉडी के मैरो और मेरिडियंस को साफ करता है। इससे आइस एलिमेंट के साथ एफिनिटी परमानेंटली बढ़ जाती है। साल में सिर्फ एक बार ये मिलता है, और यूनचे को 3 महीने में ही मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात थी। यूनचे ने बस सिर हिलाया। उसे लगा, आइस एलिमेंट एफिनिटी, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सब कुछ था। लेकिन शियाओलान अपनी ही धुन में थी। उसने बताया कि चूंकि ये ड्यू बहुत कीमती है और इसकी एनर्जी लीक हो सकती है, इसलिए इसे लाने के लिए खुद डिवाइन हॉल का कोई डिसाइपल आता है। ये उनके लिए उन सीनियर डिसाइपल्स को देखने का एक रेयर मौका भी था। बात खत्म करके जब वो दोनों चले गए, तो मू बेंग्यून वहां अकेली खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने यूनचे को गौर से देखा था। जब यूनचे ने जेड फॉलन आइस सोल पैलेट खाया था, तब बेंग्यून ने उसे मना किया था कि जबरदस्ती कल्टिवेट मत करना। लेकिन अभी यूनचे की हालत देखकर वो सन्न थी। वो लड़का सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के 10th लेवल पर पहुंच चुका था। मतलब उसने वार्निंग को इग्नोर किया और पागलों की तरह कल्टिवेशन की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी एनर्जी में कोई गड़बड़ नहीं थी। वो पूरी तरह स्टेबल था। सिर्फ 3 महीने में आधी ग्रेट रियल्म पार कर लेना, यह नामुमकिन था। उसने गॉड रियल्म में भी ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा था। मू बेंग्यून बुदबुदाई, लगता है मुझे बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। और फिर वो हवा में गायब हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। यूनचे अपने कमरे में शांति से बैठा था, एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। पूरा आइस फिनिक्स सिटी शांत था। तभी तीसरे दिन दोपहर को एक ठंडी हवा का झोंका आया। यूनचे की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई आया है।
शायद एमोरस फ्रोस्ट ड्यू लाने वाला डिसाइपल। यूनचे ने सोचा कि मू शियाओलान जाकर ले लेगी, लेकिन वो तो अपनी कल्टिवेशन में ऐसी डूबी थी कि उसे बाहर का कुछ होश ही नहीं था। यूनचे ने हार मानकर कहा यह लड़की किसी काम की नहीं है और खुद ही बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही यूनचे मैन हॉल में पहुंचा, जो नजारा उसने देखा उससे उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हॉल में हर तरफ सुंदर आइस क्रिस्टल्स चमक रहे थे। खिड़की के पास एक आइस चेयर रखी थी और उस पर एक लड़की बैठी थी। नहीं, बैठी थी कहना गलत होगा, वो लेटी हुई थी। उसका अंदाज इतना आलसी और रिलैक्स था जैसे वो अपने बेडरूम में हो। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बैठने के तरीके से उसकी ड्रेस थोड़ी ऊपर उठ गई थी, जिससे उसके पैरों की झलक दिख रही थी। वो पैर इतने सॉफ्ट और गोरे लग रहे थे जैसे बर्फ से बने हों, बिना किसी हड्डी के। उसके बाल कमर तक लंबे थे, लेकिन उनका रंग अजीब था। बिल्कुल सफेद नहीं, बल्कि हल्का नीला और चमकदार, जैसे उसमें आइस क्रिस्टल्स जड़े हों। जब यूनचे ने उसे देखा तो वो लड़की पहले से ही उसे देख रही थी। यूनचे ने अपनी जिंदगी में बहुत सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन इस लड़की ने उसे हिला कर रख दिया था। मू बिंगयुन भी सुंदर थी, लेकिन वो एक ठंडी मूर्ति जैसी थी जिसे देखकर इज्जत महसूस होती थी, वासना नहीं। लेकिन ये लड़की, ये बिल्कुल अलग थी। उसका चेहरा ऐसा था कि बड़े बड़े देश उसके लिए तबाह हो जाएं। उसकी आंखें धुंधली और नशीली थी, जो सीधा सोल पर वार करती थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो किसी भी फूल से ज्यादा कोमल और आकर्षक लग रही थी। उसकी स्किन से एक पवित्र चमक निकल रही थी, लेकिन उसके गालों पर जो हल्का गुलाबीपन था वो उसे हद से ज्यादा एचटी बना रहा था। और उसकी बॉडी, भाई साहब, यूनचे ने ऐसी फिगर कभी नहीं देखी थी। उसकी कमर पतली थी, लेकिन ऊपर और नीचे के कर्व्स ऐसे थे जैसे किसी शैतान ने खुद उसे बनाया हो। वो वहां बस बैठी थी, लेकिन उसके पूरे वजूद से एक ऐसा जादू निकल रहा था जो हड्डियों को पिघला दे। वो किसी डिवाइन सेक्ट की डिसाइपल कम और इंसानों को खसाने वाली कोई सक्यूबस ज्यादा लग रही थी। यूनचे बस उसे घूरे जा रहा था। उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी पैदा होने लगी, जिसे दबाने के लिए उसे अपनी पूरी विल पावर लगानी पड़ी। यूनचे कंफ्यूज हो गया। क्या ये वही डिसाइपल है जो एमोरस फ्रोस्ट ड्यू देने आई है? उसे उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन हॉल में ऐसी कोई लड़की होगी। आइस फीनिक्स सेक्ट के लोग तो ठंडे और सख्त होते हैं, फिर ये इतनी नशीली और मोहक कैसे हो सकती है? क्या ये सच में इसी सेक्ट की है या कोई और बला आ गई है? यूनचे का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। वो मिस्टीरियस और बोल्ड लड़की अपनी आइस चेयर से आलस भरे अंदाज में उठी। उसकी ड्रेस नीचे गिरी और उसके वो खूबसूरत पैर ढक गए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हेवेंस ने उन्हें बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। उसकी नशीली आंखें सीधा यूनचे को देख रही थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब वो पास आई, तब यूनचे ने नोटिस किया कि उसकी सफेद ड्रेस पर एक आइस फीनिक्स बना हुआ था जिसके पंख खुले थे। लेकिन सीन ये था कि उस लड़की का फिगर इतना ज्यादा कर्वी और भरा हुआ था कि वो फीनिक्स का डिजाइन पूरी तरह से फैल गया था। उसके हर कदम के साथ एक अलग ही वाइब आ रही थी, जिसे देखकर यूनचे का सिर चकराने लगा। वो न चाहते हुए भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। और तभी उस गहरे सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, गटक। यूनचे ने जोर से थूक निगला। वैसे तो ये आवाज बहुत धीमी होनी चाहिए थी, लेकिन शांत आइस फीनिक्स पैलेस में ये किसी धमाके की तरह सुनाई दी। यूनचे एकदम से होश में आया। ये इतना शर्मनाक पल था कि अगर किसी की चमड़ी दीवार जितनी मोटी भी होती तो वो भी शर्म के मारे भाग जाता। लेकिन वो लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वो यूनचे के बिल्कुल पास आकर रुक गई और अपने गुलाबी होठों से उसका नाम पुकारा, यूनचे। उसकी आवाज में इतना जादू और नशा था कि यूनचे की हड्डियों का पानी हो गया। उसने अपनी नजरें चुराई, हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए बोला, बिग। जैसे ही बिग शब्द उसके मुंह से निकला, उसने अपनी जीभ काट ली और बड़ी मुश्किल से बात संभाली, नमस्ते सीनियर सिस्टर। लड़की की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे उसकी खूबसूरती और भी जानलेवा हो गई। वो यूनचे के और करीब आई, इतनी करीब कि एक अजीब सी खुशबू यूनचे को महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, बिग सीनियर सिस्टर, तुम असल में बिग ब्रेस्टेड सीनियर सिस्टर बोलने वाले थे, है ना? उसकी आवाज बहुत ही रिलैक्स थी, लेकिन यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बॉडी की ताकत खत्म हो गई और दिमाग खाली हो गया।
उसने ड्रैगन गॉड सोल और नेदरवुड उदुम्बरा फ्लावर जैसी खतरनाक चीजों का सामना किया था, लेकिन आज तक किसी भी दुश्मन ने उसे इतना हेल्पलेस फील नहीं कराया था। इस डेमोनिस ने बिना कोई प्रोफाउंड एनर्जी या ऑरा यूज किए सिर्फ एक स्माइल और एक सवाल से उसे हरा दिया था। यूनचे को पता नहीं चला कि वो कितनी देर तक सन्न खड़ा रहा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने जल्दी से टॉपिक बदला और कहा, वो मैं पूछ सकता हूं कि सीनियर सिस्टर का नाम क्या है? लड़की की आंखों में थोड़ी हैरानी थी कि यूनचे इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया। उसने कहा, मैंने सुना था कि 36 टाइस फीनिक्स पैलेस का नया लड़का बहुत जिद्दी और निडर है। पहले दिन मू फेंगशु को गुस्सा दिलाया, फिर कुछ दिन पहले फर्स्ट पैलेस के हेड डिसाइपल से पंगा लिया, और आज मुझे देखकर जो तुम्हारा रिएक्शन था उससे साबित होता है कि तुम्हारी हिम्मत वाकई बहुत ज्यादा है। यूनचे को पुरानी बात याद करके जमीन में गड़ जाने का मन हुआ। उसने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की और कहा, सीनियर सिस्टर, मेरी हिम्मत चाहे जितनी भी हो, मैं आपकी बेइज्जती करने की सोच भी नहीं सकता। बस आप इतनी सुंदर हैं कि मैं कुछ पल के लिए खो गया था। मुझे उम्मीद है आप समझेंगी कि मैंने जानबूझकर वो नहीं कहा। मन ही मन यूनचे सोच रहा था, बकवास, अगर मेरा ये हाल है तो बाकी मर्दों का क्या हुआ होगा? पक्का इसे ऐसे रिएक्शन देखने की आदत होगी। लेकिन यार, इतनी सेक्सी डेमोनिस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, पता नहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। लड़की ने अपने होंठ काटे और बोली, अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मेरी गलती थी? यूनचे घबरा गया, नहीं, सीनियर सिस्टर की गलती कैसे हो सकती है? क्या आप मेरे और सीनियर सिस्टर शियाओलान के लिए एमोरस फ्रोस्ट ड्यू देने आई हैं? उस लड़की ने अपनी 2 उंगलियों से हवा में इशारा किया और 2 छोटी जेड बॉटल्स उड़कर यूनचे के हाथ में आ गई। उसने कहा, मैं फ्रोस्ट ड्यू देने और किसी को देखने आई थी। अब मेरा काम हो गया। ये कहकर वो जाने लगी। यूनचे के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने जल्दी से रोका, सीनियर सिस्टर, हम मिल लिए, पर मैं आपका नाम अब तक नहीं जानता। क्या मैं जान सकता हूं? उस लड़की ने पीछे मुड़े बिना कहा, मू शुआनियन। क्या तुमने ये नाम पहले सुना है? यूनचे पिछले 3 महीने से बस कल्टीवेशन में लगा था। उसे गिने चुने लोगों के नाम पता थे। जाहिर है उसने ये नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते वो ना कैसे बोलता। उसने झट से झूठ बोला, अरे तो आप सीनियर सिस्टर शुआनियन हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं कितना लकी हूं कि आप खुद देने आई। लड़की रुकी, मुड़ी और अपनी नशीली आंखों से उसे देखा। सच में तुमने मेरा नाम सुना है? यूनचे का दिल धक से रह गया। क्या ये नकली नाम था? लेकिन उसने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने खुद मुझे बताया। लड़की की आंखों में एक शरारत आ गई। उसने यूनचे को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले जाने लगी। यूनचे का दिमाग तेजी से चला, कुछ तो गड़बड़ थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने जोर से आवाज लगाई, रुको, सीनियर सिस्टर शुआनियन, आपका दूसरा नाम मू फेइशुए है ना? वो लड़की रुक गई। उसने बहुत ही एलिगेंट तरीके से मुड़कर पूछा, ओह, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यूनचे ने स्माइल के साथ जवाब दिया, देखिए, मेरा पंगा फर्स्ट पैलेस के हेड डिसाइपल से हुआ था। यह बात सिर्फ डिवाइन हॉल के मुंह हानि को पता है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो जाहिर है उसने भी किसी को नहीं बताया होगा। लेकिन अगर सीनियर ब्रदर हानि सीनियर सिस्टर फेशुए को पसंद करते हैं तो उन्होंने ये बात आपको जरूर बताई होगी। यूनचे ने आगे कहा, और रही बात नाम की, जब आपने मू शुआनियन कहा तो आपने अजीब तरीके से पूछा कि क्या मैंने ये नाम सुना है। इसका मतलब ये वो नाम है जो आप कम यूज करती हैं। ज्यादा लोग आपको मू फेशुए के नाम से जानते होंगे, है ना? यूनचे का लॉजिक एकदम सॉलिड था। वो लड़की मुस्कुराई। उसकी वो स्माइल इतनी कातिलाना थी कि बस पूछो मत। उसने हवा में गायब होते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, काफी होशियार हो, और फिर वो बर्फ की तरह हवा में घुल गई। यूनचे ने चैन की सांस ली। चलो, तुक्का सही लगा। कम से कम एंड में मैंने अपनी थोड़ी इज्जत बचा ली। वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था कि इतनी सुंदर लड़की के सामने उसका दिमाग काम कर गया। उसे पक्का यकीन था कि वो मू फेशुए ही थी, वही जिसे मू हानि पसंद करता है। यूनचे ने सोचा, जो भी मर्द उससे शादी करेगा वो पक्का जवानी में ही मर जाएगा। खुश होकर वो मू शियाओलान के कमरे की तरफ गया और दरवाजा खटखटाया। सीनियर सिस्टर शियाओलान। जैसे ही उसने नाम लिया, दरवाजा धड़ाम से खुला। मू शियाओलान गुस्से में बाहर आई, ट्रबल मेकर, मैंने कहा था न मुझे डिस्टर्ब मत करना। यूनचे हैरान रह गया। दरवाजा इतनी जल्दी खुला।
मतलब वो मेडिटेशन में नहीं थी। यूनचे ने कहा, एमोरस फ्रोस्ट ड्यू आ गया है। शियाओलान के तेवर बदल गए। क्या? कब आया? मुझे कोई आवाज क्यों नहीं आई? यूनचे बोला, अभी एक सीनियर सिस्टर देकर गई है। तुम सो रही थी क्या? शियाओलान ने उसे डांटा, तू झूठ बोल रहा है। मैं दोपहर से ध्यान लगाए बैठी थी कि कोई आए तो पता चले। मुझे किसी के आने की आवाज नहीं आई। तू पक्का झूठ बोल रहा है। यूनचे कंफ्यूज हो गया। मुंह शियाओलान झूठ नहीं बोलती। अगर उसे सच में कोई आवाज नहीं आई तो इसका मतलब उस लड़की का लेवल क्या था? वो आई और चली गई और बगल वाले कमरे में बैठी कल्टीवेटर को भनक तक नहीं लगी। यूनचे ने कहा, वो सीनियर सिस्टर मुंह फेशुए थी। मुंह शियाओलान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। उसने बोतल छीनी और बोली, झूठा कहीं का, और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। यूनचे बाहर खड़ा सोचता रह गया। अगर शियाओलान को कुछ सुनाई नहीं दिया तो क्या वो सच में मुंह फेशुए थी, या फिर वो कोई और थी जिसका लेवल मुंह फेशुए से भी कहीं ऊपर है और उसने नाम मुंह शुआनिन बताया था। कहीं ये नाम सेक्ट में किसी बहुत बड़ी हस्ती का तो नहीं? समय बीतता है और हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के खुलने वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। पूरे डिवाइन आइज फीनिक्स सेक्ट का माहौल एकदम जमा हुआ था। मतलब हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और गंभीरता थी। और हो भी क्यों ना, आज वो दिन था जब ग्रेट रियल्म किंग अपना डायरेक्ट डिसाइपल चुनने वाली थी। और भाई, अगर कोई रियल्म किंग का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया तो समझो उसकी लॉटरी लग गई। उसकी पोजीशन तो आसमान छुएगी ही, साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसे प्योर आइस फीनिक्स ओरिजिन ब्लड की एक बूंद मिलने वाली थी। स्नो सॉन्ग रियल्म में इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता था। आइस फीनिक्स रियल्म के सबसे नॉर्दर्न हिस्से में आसमान के बीचों बीच एक आइस बोट ठंडी हवाओं को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यूनचे और मुंह शियाओलान नाव के दोनों किनारों पर सीधे खड़े थे, जबकि मुंह बिंग्युन, जिनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, सबसे आगे खड़ी थी। ये जगह हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक से अब ज्यादा दूर नहीं थी। मुंह शियाओलान अपनी एक्साइटमेंट को दबा नहीं पा रही थी। वो बोली कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में जाने का मौका मिल रहा है। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। शियाओलान के अंदर खुशी और नर्वसनेस दोनों का मिक्सचर चल रहा था। उसने अटकते हुए कहा कि वो सिर्फ सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स से ही नहीं मिलेगी, बल्कि वो ग्रेट रियल्म किंग को भी दोबारा देख पाएगी। इस बात पर यूनचे ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हें अपना डिसाइपल चुन लेंगी। अरे, वो तो शायद तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं। मुंह शियाओलान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हम्फ, तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था। उसका हिसाब अभी बाकी है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यूनचे ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा कि उसने क्या झूठ बोला। तो शियाओलान ने चिढ़ते हुए कहा, मास्टर, इसने उस दिन मुझसे कहा था कि सीनियर सिस्टर फेशुए हमारे लिए एमोरस फ्रोस्ट ड्यू लेकर आई थी। इसको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। शियाओलान को लग रहा था कि सीनियर सिस्टर फेशुए जैसी महान हस्ती डिलीवरी बॉय का काम क्यों करेंगी। लेकिन तभी मुंह बिंग्युन ने साइड से देखा और पूछा, यूनचे, तुम फेशुए से पहले कभी नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे पता कि वो वही थी? यूनचे ने मासूमियत से जवाब दिया, उसने खुद मुझे बताया था। मैं भी हैरान था कि पूरे सेक्ट की सबसे फेमस डिसाइपल खुद एमोरस फ्रोस्ट ड्यू देने क्यों आई। मुंह बिंग्युन की आंखों में एक गहरा सवाल था। उन्होंने पूछा, क्या उसने अपने मुंह से कहा कि वो मुंह फेशुए है? यूनचे ने डिटेल में बताया कि पहले तो वो उसे चिढ़ा रही थी और कोई और नाम बताया था, लेकिन उसे यूनचे और मुंह यिझोउ वाले मामले के बारे में पता था। और कुछ और कारणों से यूनचे ने अंदाजा लगाया कि वो मुंह फेशुए ही है। और जब उसने ये बात बोली तो उस लड़की ने मान लिया। ये सुनकर मुंह शियाओलान को हंसी आ गई। सीनियर सिस्टर फेशुए, और वो तुम्हें चिढ़ा रही थी? तुम मास्टर को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हद है। यूनचे ने कंधे उचका दिए। उसने फिर मुंह बिंग्युन से कहा, वैसे पैलेस मास्टर, मुझे लगता है वो एमोरस फ्रोस्ट ड्यू देने सिर्फ बहाने से आई थी। उसका असली मकसद आपसे मिलना था। जब मैंने बताया कि आप नहीं हैं, तो पता नहीं वो बाद में आई या नहीं। मुंह बिंग्युन की नजरें यूनचे पर टिक गई। मुझसे मिलने? ये भी उसने खुद कहा। यूनचे ने थोड़ा सोचा और कहा, उसने कहा था कि वो किसी को देखने आई है। अब वो सीनियर सिस्टर शियाओलान या मुझे देखने तो आएगी नहीं, तो जाहिर है वो आप ही होंगी। फिर यूनचे ने थोड़ा डरते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में शियाओलान को देखने आई थी? पर मुझे याद है शियाओलान तो उसे जानती भी नहीं। मुंह बिंग्युन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। उन्होंने अपनी नजरें वापस सामने की और धीरे से कहा,
100 सांसों के अंदर हम हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक पहुंच जाएंगे। अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को एक्टिवेट कर लो ताकि ठंड से बच सको। जैसे ही उनकी आवाज बंद हुई, वहां का तापमान एकदम से गिर गया। हवा हड्डियों को गलाने वाली ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये जगह स्नो सॉन्ग रियल्म की सबसे ठंडी जगह थी। मू बिंगयुन ने बताया, स्नो सॉन्ग रियल्म के इतिहास में पहली बार हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक को इतने बड़े पैमाने पर खोला जा रहा है। सिर्फ ग्रेट रियल्म किंग ही नहीं, बल्कि 72 डिवाइन हॉल एल्डर्स, 36 पैलेस मास्टर्स और फ्रीजिंग स्नो मेन हॉल मास्टर भी आ रहे हैं। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के सारे बड़े लोग वहां मौजूद होंगे। उन्होंने आगे समझाया कि यंग जनरेशन के करीब 2000 डिवाइन हॉल डिसाइपल्स और हर आइस फीनिक्स पैलेस से चुने गए 100 डिसाइपल्स मिलाकर कुल 5500 डिसाइपल्स वहां होंगे। ये वो लोग हैं जो स्नो सॉन्ग रियल्म का भविष्य तय करेंगे। अगर 36 आइस फीनिक्स पैलेस में सिर्फ 2 ही डिसाइपल्स ना होते तो ये संख्या और ज्यादा होती। मतलब साफ था, युनचे आज सेक्ट के सबसे टॉप लेवल के लोगों से मिलने वाला था। तभी मू बिंगयुन ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। आज का इवेंट कोई मजाक नहीं है। एक बार जब तुम हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में घुस जाओ तो अपनी हद में रहना। यह बात साफ तौर पर युनचे के लिए थी। उन्होंने कहा, शियाओलान, युनचे, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहोगे। जो मैं कहूंगी वही करोगे। बिना पूछे कुछ भी बोलना या करना मना है। मू बिंगयुन के चेहरे पर इतनी गंभीरता कम ही दिखती थी। उन्होंने युनचे को खास तौर पर चेताया, युनचे, तुम्हारा नेचर बहुत बेपरवाह है, लेकिन आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। खास तौर पर सेक्ट मास्टर का स्वभाव बहुत एक्सट्रीम है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तो क्या, अगर सारे एल्डर्स भी मिल जाएं तो भी वो उन्हें नहीं रोक पाएंगे। युनचे ने तुरंत हामी भरी, जी, मैं बिल्कुल आपके कहे मुताबिक चलूंगा। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, भाई, इस बार मैं पंगा क्यों लूंगा? वहां सब बड़े बड़े बॉस बैठे हैं और मेरी ताकत वहां नीचे से दूसरे नंबर पर है। अपनी जान प्यारी है मुझे, वैसे नीचे से पहले नंबर पर मू शियाओलान थी। यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया था क्योंकि ग्रेट रियल्म किंग और मू बिंगयुन के बीच बहनों वाला गहरा रिश्ता था। माहौल और ठंडा होता जा रहा था। मू शियाओलान ठंड से बचने के लिए अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करने लगी थी। उसने देखा कि युनचे के चेहरे पर कोई असर नहीं था और उसने कोई सुरक्षा भी नहीं ली थी। उसने हैरान होकर पूछा, अरे छोटे भाई, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? युनचे ने उसे देखा और सीधा झूठ बोला, थोड़ी ठंड तो है। मू शियाओलान ने ताना मारा, हम्फ, बड़ा हीरो बन रहा है, देखते हैं कितनी देर टिकता है। फिर वो उसे समझाने लगी कि ग्रेट रियल्म किंग के सामने सिर झुकाकर रखना। वो अकेले रहना पसंद करती है और किसी से नहीं मिलती। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मू शियाओलान को जोर से छींक आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। युनचे ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और मजे लेते हुए कहा, ओ, तो आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स को भी छींक आती है? मू शियाओलान ने गुस्से में जवाब दिया। ककिस ने कहा कि हमें छींक नहीं आ सकती। असल में वो बचपन से आइस कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन ये जगह ही इतनी ठंडी थी कि गॉड रियल्म की सबसे ठंडी जगह मानी जाती थी। मू बिंगयुन ने कहा, हम पहुंच गए। आइस बोट की रफ्तार कम हो गई, लेकिन ठंड अब जानलेवा हो चुकी थी। डिवाइन वे से नीचे के किसी भी कल्टीवेटर के लिए यह नरक जैसा था। युनचे अभी भी बिना किसी प्रोफाउंड एनर्जी के खड़ा था, जिसे देखकर मू बिंगयुन के मन में हैरानी हुई, पर वो कुछ बोली नहीं। सामने एक विशाल नीला बैरियर दिखाई दिया जिस पर चमकती हुई रोशनी फ्लोट कर रही थी। मू बिंगयुन ने कहा, हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक उस बैरियर के अंदर है। लगता है हम थोड़ा जल्दी आ गए। आइस बोट तेजी से आगे बढ़ी और वो बैरियर एकदम पास आ गया। वहां अभी सन्नाटा था। लगता था अभी कोई और नहीं आया है। युनचे चिल्लाया, ओ, हम सच में सबसे पहले आ गए। जाहिर है उनके पैलेस में तैयारी करने के लिए लोग ही कितने थे। लेकिन तभी मू बिंगयुन ने कहा, हमें नहीं कह सकते कि हम पहले हैं। उसी वक्त युनचे की नजर बर्फ की उस दुनिया में खड़े एक अकेले सफेद फिगर पर पड़ी। वो एक लड़की थी। उसने पूरी तरह सफेद कपड़े पहने थे और वो एकदम शांत थी। उसकी आभा और उसका शरीर उस बर्फ की दुनिया में ऐसे घुल गया था जैसे वो वहां की ही कोई आइस स्पिरिट हो। युनचे उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। वो मन में सोचने लगा, ये इंसान है या कोई बर्फ की परी। जैसे ही उनकी नाव नीचे उतरी, वो लड़की पलटी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि सांसें थम जाए, लेकिन इतना ठंडा कि आत्मा कांप जाए। उसकी आंखें किसी गहरी ठंडी झील जैसी थी। उसने बहुत ही अदब के साथ झुककर प्रणाम किया। डिसाइपल मू फेशुए पैलेस मास्टर बिंगयुन का स्वागत करती है।
उसकी आवाज में कोई इमोशंस नहीं थी। उसके कंधे पर एक चमकता हुआ आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड था जो बता रहा था कि वो एक खास डिवाइन हॉल डिसाइपल है। मू शियाओलान तो उसे देखकर इतनी नर्वस हो गई कि उसके मुंह से बस सीनियर सिस्टर फेशुए ही निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि आते ही सबसे पहले उसका सामना सेक्ट की सबसे टैलेंटेड लड़की से होगा, लेकिन यहां यूनचे का दिमाग पूरी तरह सन्न हो गया था। मू फेशुए, ये मू फेशुए है। रुको जरा। यूनचे अभी सदमे में था ही कि एक बर्फीली हवा का झोंका आया और एक मेल फिगर आसमान से नीचे उतरा। इस लड़के के कंधे पर भी वही नोबल एंग्रेव जेड था जो एक डिवाइन हॉल डिसाइपल की पहचान होती है। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वो दिखने में बेहद हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। उसके अंदर से एक अलग ही नोबल ऑरा निकल रहा था। मू शियाओलान के मुंह से अचानक निकल गया, ये तो सीनियर ब्रदर हानी है। ये दोनों यानी मू हानी और मू फेशुए पूरे सेक्ट और स्नो सॉन्ग रियल्म के सबसे होनहार डिसाइपल्स थे। यही दोनों थे जो रियल्म किंग के डायरेक्ट डिसाइपल बनने के सबसे बड़े दावेदार थे। और मजे की बात यह थी कि हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक में घुसने से पहले ही यूनचे को इन दोनों से मिलने का मौका मिल गया था। मू हानी हवा में फ्लोट करता हुआ नीचे आया और उसने बहुत ही इज्जत के साथ मू बिंग्यून को बो किया। डिसाइपल मू हानी का पैलेस मास्टर बिंग्यून को प्रणाम। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। मू बिंग्यून ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आज का रिजल्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करेगा। लापरवाही मत करना। मू हानी ने गंभीरता से जी कहा और फिर सीधा खड़ा होकर मू फेशुए की तरफ मुड़ा। फेशुए अभी भी पानी की तरह शांत खड़ी थी। हानी के चेहरे पर एक वार्म स्माइल थी। उसने कहा, जूनियर सिस्टर फेशुए, तुम बहुत जल्दी आ गई। क्या तुम ग्रेट एल्डर के साथ नहीं आई? लेकिन फेशुए ने जिस तरह जवाब दिया उससे वहां का माहौल और ठंडा हो गया। क्या सीनियर ब्रदर हानी भी बहुत जल्दी नहीं आ गए? मू फेशुए की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। हानी उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फेशुए की नजरों में कोई हलचल नहीं थी। हानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज के बारे में सोचकर मैं पूरी रात बेचैन था, इसलिए जल्दी आ गया ताकि ठंडी हवा से दिमाग शांत हो सके। अगर मैं हार भी गया और तुम सेक्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन गई तो भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हानी भाई का हाल एक तरफा प्यार वाला था। वो फेशुए को ऐसे देख रहा था जैसे बस उसे देखता ही रहे। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन हानी के लिए असली खूबसूरती फेशुए थी। उसे लग रहा था कि अगर फेशुए एक बार मुस्कुरा दे तो वो खुशी खुशी हमेशा के लिए वहां जमने को तैयार है। लेकिन अफसोस, फेशुए ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फेशुए ने अपनी ठंडी आंखें बंद कर ली और दोबारा साइलेंट हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने हानी की बात सुनी ही नहीं। सच तो यह था कि उसने आने के बाद एक बार भी हानी की तरफ देखा तक नहीं था। हानी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में हजारों लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन जिस एक लड़की को वो चाहता था वो उसे घास भी नहीं डालती थी। मू फेशुए का मसला यह था कि वो आइस फीनिक्स ब्लड लाइन के साथ पैदा हुई थी। उसका दिल और सोल जन्म से ही बर्फ की तरह सील थे, जो शायद कभी पिघलने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ यूनचे का हाल भी हानी जैसा ही था। वो भी टकटकी लगाए फेशुए को घूरे जा रहा था, लेकिन उसकी वजह अलग थी। यूनचे इसलिए हैरान नहीं था कि फेशुए खूबसूरत है या वो डेमोनिस जैसी है जिसने उसे उस दिन फंसाया था। नहीं, वो इसलिए सन्न था क्योंकि फेशुए की शक्ल किसी और से मिलती थी। मू बिंग्यून शांत थी, लेकिन फेशुए एकदम आइसी और कोल्ड थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी चू युई-चान थी। उसकी वो रूह जमा देने वाली नजरें और वो खूबसूरती, सब कुछ लिटिल फेरी जैसा था। यूनचे को ऐसे पागलों की तरह घूरते देख मू शियाओलान ने जल्दी से उसके सामने हाथ हिलाया। अरे ओ भाई, होश में आओ, किसी को ऐसे घूरना बहुत बदतमीजी है। तभी मू हानी हंसते हुए पास आया और बोला, जूनियर सिस्टर फेशुए एक गॉडेस जैसी है। जो भी उन्हें पहली बार देखता है उसका दिल और होश खोना आम बात है। मू शियाओलान ने नर्वस होकर हानी को ग्रीट किया और चुपके से यूनचे को कोहनी मारी। भाई, ये तो बहुत एम्बैरसिंग था। हानी को फेशुए पसंद है, ये सबको पता था, और उसके सामने यूनचे उसी लड़की को ताड़ रहा था। लेकिन यूनचे का रिएक्शन अलग था। वो धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन ये लिटिल फेरी नहीं है। शियाओलान ने पूछा, क्या लिटिल फेरी? ये कौन है? यूनचे ने चिढ़कर कहा, लिटिल फेरी बस लिटिल फेरी है, दुनिया में इकलौती, समझे?
शियाओलान उसे अजीब नजरों से देखने लगी। यूनचे ने बात बदलते हुए हानी से कहा, सीनियर ब्रदर हानी, उस दिन आपकी मदद के लिए मैं ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाया था। आज मैं ऑफिशियली आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। मु हानी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम एक ही सेक्ट के हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। उसने यूनचे के कंधे पर हाथ रखा और स्माइल करते हुए कहा, जूनियर ब्रदर यूनचे, भले ही तुम लोअर रियल्म से हो और तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कम है, लेकिन तुम्हारा टैलेंट खास है। मुझे यकीन है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सेक्ट में बहुत नाम कमाओगे। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। यूनचे ने सिर हिलाकर उसकी बात मानी, लेकिन सीन यह है कि हानी बहुत ही ज्यादा अच्छा बन रहा था। क्या यह सच में इतना अच्छा है या ये कोई दिखावा है, यह कहना मुश्किल था। तभी साउथ डायरेक्शन से ठंडी हवा का एक और झोंका आया और एक आइस बोट वहां आ पहुंची और उसके साथ सुनाई दी एक जोरदार हंसी। आसमान से एक भारी भरकम आदमी की हंसी गूंजी, हाँ, जिसने वहां की ठंड को भी चीर दिया। एक हट्टा कट्टा आदमी नीचे उतरा। वो बूढ़ा हो चला था, दाढ़ी सफेद थी लेकिन सिर के बाल अभी भी काले थे। उसकी आंखें शेर की तरह चमक रही थी। उसकी ये पर्सनालिटी डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के ठंडे और शांत नेचर से बिल्कुल उल्टी थी। उसके पीछे 30 और लोग उतरे और उन सबके कंधों पर डिवाइन हॉल डिसाइपल्स का बैच था। मू बिंग्यून ने झुककर प्रणाम किया। ग्रेट एल्डर। मू शियाओलान ने भी घबराकर यूनचे को खींचा और सलाम करने को कहा। मू हानी भी झुक गया। सिर्फ मू फेशुए अभी भी बर्फ की मूरत बनी खड़ी थी। ये ग्रेट एल्डर मू हुआनजी थे, पूरे सेक्ट के हेड एल्डर। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में 72 एल्डर्स की पावर 36 पैलेस मास्टर्स से ज्यादा होती थी। टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी उम्र और तजुर्बे की वजह से। एल्डर बनने के लिए 10,000 साल की उम्र होनी चाहिए। इनका काम डिवाइन हॉल के टैलेंटेड डिसाइपल्स को ट्रेन करना था। ग्रेट एल्डर मू हुआनजी ने अपनी भारी आवाज में कहा, बिंग्यून, तुम काफी जल्दी आ गई हो। फिर उनकी नजर यूनचे पर पड़ी। ओह, ये वही बच्चा है जिसे तुम लोअर रियल्म से लाई हो। मैंने सुना है इसने सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म में होकर भी फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल को हरा दिया। बहुत बढ़िया, यूनचे ने विनम्रता से कहा। ग्रेट एल्डर को मेरा नाम पता है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ग्रेट एल्डर ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी चर्चा बहुत है। बिंग्यून की पसंद खराब कैसे हो सकती है? तुम पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी डिवाइन हॉल डिसाइपल्स भी अब यूनचे को देखने लगे थे। वो काफी फेमस हो चुका था। तभी ग्रेट एल्डर ने चिंता जताई, लेकिन बिंग्यून, इन दोनों बच्चों की कल्टीवेशन कम है। मुझे डर है कि ये हेवनली लेक का पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिंग्यून ने सहमति जताई। मैं उन्हें पानी में नहीं उतारूंगी, बस वहां का आईसी ऑरा ही उनके लिए काफी है। ग्रेट एल्डर फिर जोर से हंसे। अरे, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता। तुम साथ हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत? फिर ग्रेट एल्डर हानी की तरफ मुड़े और गंभीर होकर बोले, हानी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। वैसे तो फेशुए मेरी पोती है, लेकिन अगर तुम चुने जाते हो तो भी मुझे खुशी होगी। बस अपनी पूरी जान लगा देना। हमारे सेक्ट का भविष्य तुम दोनों के कंधों पर है। जी हाँ, ट्विस्ट यह था कि मू फेशुए असल में ग्रेट एल्डर की पोती थी। ग्रेट एल्डर ने फेशुए को पुकारा, फेशुए, दादाजी तो चाहते हैं कि तुम ही चुनी जाओ, तो तुम्हें। लेकिन फेशुए वहां से चलकर दूर जाने लगी। उसने अपने दादाजी को भी इग्नोर मार दिया। ग्रेट एल्डर ने अपना हाथ नीचे किया और नाक रगड़ते हुए बोले, इस बच्ची का स्वभाव बहुत सख्त होता जा रहा है। अगर ये भी बिंग्यून की तरह हो गई जिसने कभी शादी नहीं की, तो भाई मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी। मू बिंग्यून खामोश रही। ग्रेट एल्डर उनसे 6000 साल बड़े थे, इसलिए वो उन्हें बच्ची कह सकते थे। जैसे जैसे हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के खुलने का समय पास आ रहा था, बाकी एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स भी आने लगे। वहां का नजारा देखने लायक था। 2000 डिवाइन हॉल डिसाइपल्स और उनके पीछे हजारों पैलेस डिसाइपल्स लाइन लगाकर खड़े थे। माहौल में इतना तनाव था कि कमजोर डिसाइपल्स की सांसें अटक रही थी। वो सब ऐसे खड़े थे जैसे जमीन में गड़े खंभे हों। एक कोने में 36th पैलेस के सिर्फ 2 लोग थे, यूनचे और शियाओलान, जो अलग ही चमक रहे थे। यूनचे मजे से इधर उधर देख रहा था, जबकि शियाओलान डर के मारे उसका कपड़ा पकड़े खड़ी थी। तभी खुलने से ठीक 15 मिनट पहले आखिरी डिवाइन हॉल एल्डर आसमान से उतरी। वो सीधे मुंह हानी के सामने लैंड हुई। ये एक औरत थी जिसके चेहरे पर सख्ती और रोब थी। उसकी आंखें इतनी तीखी थी कि हवा भी जम जाए। ये थी डिवाइन हॉल की 39th एल्डर मू यूनजी, और सबसे खास बात, ये मू हानी की डायरेक्ट मास्टर थी। एल्डर मू यूनजी डिवाइन हॉल की एल्डर थी
और उनका स्टेटस सेक्ट में बहुत ऊंचा था, लेकिन उनकी नजरें आज कुछ और ही सपना देख रही थी। उनका डिसाइपल मू हानी अगर आज सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन जाता तो युनजी का रुतबा आसमान छूने वाला था। सीधे शब्दों में कहें तो आज का दिन सिर्फ हानी की किस्मत नहीं बल्कि उसकी मास्टर की किस्मत भी तय करने वाला था। युनजी ने हानी को एक गहरी नजर से देखा, जिसका मतलब साफ था, आज मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तभी वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। सामने जो एज़्योर बैरियर था वो अचानक चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे नीले तारों की रोशनी को किसी अदृश्य ताकत ने खींचकर दोनों तरफ बिखेर दिया हो। भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर आ चुकी है। ये सुनते ही वहां मौजूद एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स के चेहरे गंभीर हो गए। जो डिसाइपल्स अब तक एक्साइटेड थे, अब उनके पसीने छूटने लगे थे। हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक स्नो सॉन्ग रियल्म की सबसे पवित्र जगह थी और यहां के बैरियर को खोलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ रियल्म किंग यानी सेक्ट मास्टर के पास थी। जैसे ही वो बैरियर खुला, मू शियाओलान की धड़कनें रुकने को थी। ग्रेट एल्डर मू हुआनजी ने एक गहरी सांस ली और हुक्म दिया, चलो अंदर चलते हैं। सेक्ट मास्टर इंतजार कर रही है। याद रखना, नियमों के खिलाफ कुछ मत करना। एल्डर्स सबसे आगे थे और उनके पीछे 5000 लोगों की भीड़ शांति से उस रोशनी के पर्दे के अंदर दाखिल हुई। युनचे और शियाओलान सबसे आखिर में थे। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार किया, उनकी आंखों के सामने जो नजारा आया उसने सबके होश उड़ा दिए। बाहर बर्फ का तूफान था, लेकिन अंदर तो एक अलग ही दुनिया थी। यहां हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन सब कुछ सफेद नहीं बल्कि एमरल्ड ग्रीन था। रंग बिरंगे फूल खिले थे, हरी घास लहरा रही थी और जेड ट्रीज शान से खड़े थे। ये स्नो सॉन्ग रियल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसी जगह लग रही थी जहां चारों मौसम मौजूद हो। इस दुनिया के बीचों बीच एक 15 किलोमीटर चौड़ा शांत लेक था। पानी इतना साफ था कि उसे देखकर ही आंखों की थकान मिट जाए। सबसे हैरान करने वाली चीज थी वहां उड़ते हुए आइस स्पिरिट्स। ये आम स्पिरिट्स नहीं थे। इनका साइज उंगली के पोर जितना था और इनके अंदर एक सोल ऑरा महसूस हो रही थी। मतलब साफ है, ये स्पिरिट्स जिंदा थे और इनके पास खुद की सोल थी। युनचे और शियाओलान दोनों ही सन्न रह गए। उन्होंने सोचा था कि अंदर बर्फ के पहाड़ होंगे, पर यह तो जन्नत निकली। मू बिंगयुन ने साउंड ट्रांसमिशन के जरिए युनचे को समझाया, हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक का पानी कोल्ड वेन से बना है। यहां का हर पौधा, हर फूल दुनिया में अनोखा है। जो एमोरस फ्रोस्ट ड्यू तुम्हें मिला था वो यहीं के फूलों से बनता है। शियाओलान तो बस बुदबुदा रही थी, इतनी प्योर कोल्ड एनर्जी, ये कैसे हो सकता है? तभी युनचे को अपनी पीठ पर एक चुभती हुई नजर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो फर्स्ट पैलेस का मू यिझो उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुश्मनी साफ दिख रही थी। मू यिझो ने एक किलिंग इंटेंट वाला लुक दिया और फिर लेक की तरफ मुड़ गया। अचानक आसमान काला पड़ गया और एक ऐसी ड्रैगन क्राई गूंजी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये आवाज इतनी तेज थी कि लेक के पानी में तो हलचल नहीं हुई, लेकिन डिसाइपल्स के कान बजने लगे और मुंह शियाओलान के मुंह से चीख निकल गई। ऊपर से एक ऐसा प्रेशर नीचे आया जिसने सबको थर्रा दिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।